पर की नंबर 1 डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा काशी विश्वनाथ की धरती वाराणसी से नामांकन दाखिल कर लिया और इससे पहले पीएम मोदी ने आज सुबह मां गंगा की आरती की, फिर काशी के कोतवाल रहे काल भैरव के दर्शन कर उनका भी आशीर्वाद लिया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लंबा रोड शो भी किया था। अब देखिए, सवाल यहां पर यह है कि आखिरी बचे चरणों में पीएम मोदी का यह दौरा पूर्वांचल का समीकरण क्या बदल पाएगा? पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पूर्वांचल में जीत का गणित क्या सेट हो गया है और कितनी सीटों पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा? ये जो अभी हो रहा है, आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपके सामने। बाबा विश्वनाथ की नगरी में मां गंगा की पूजा, आरती और फिर गंगा पुत्र का मां गंगा को नमन। फिर काशी के कोतवाल काल भैरव की देहरी में शीश नवाए बैठे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री। तीसरी बार वाराणसी से नॉमिनेशन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने आज गंगा आरती से शुरुआत की। गंगा आरती के बाद काशी के कोतवाल काल भैरव का आशीर्वाद लिया और फिर प्रधानमंत्री काशी वासियों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने नामांकन के लिए निकले। प्रधानमंत्री मोदी के नामांकन के दौरान बीजेपी शासित कई राज्यों के सीएम और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। मोदी यूं तो काशी की धरती पर मौजूद रहे, मगर वो यहीं से पूरे पूर्वांचल या कहिए कि यूपी और बिहार की उन तमाम सीटों को साध रहे थे जहां पर अगले फेज में वोटिंग होनी है। राजनीति का रट्टा मारने वाले जानते हैं कि चुनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी के बनारस आगमन का मतलब सियासी तौर पर क्या होता है। कैसे उनके काशी की सड़क पर उतरते ही हवा बदलने लगती है। के चुनाव में बीजेपी को पूर्वांचल के 27 में से 25 सीटें मिली थी। 2017 के यूपी विधानसभा के दौरान पीएम मोदी 3 दिनों तक काशी में रुके और 40 सीटों पर बीजेपी को फायदा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में आखिरी चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोदी 2 दिनों तक काशी में रुके और एनडीए को 21 सीटें मिली। फिर जब 2022 का चुनाव हो रहा था, पूर्वांचल में रुख बदला सा था, मगर आखिरी दिनों में पीएम मोदी बनारस में रुके और फिर बीजेपी को 29 सीटें मिल गयी। ये आंकड़े तब के हैं जब आखिरी फेज के चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी पूर्वांचल की सियासत के सेंटर पर कैंप करते हैं। 2 दिनों तक रुककर वोटर को सीधा सीधा भगवा संदेश देते हैं। जाहिर है कि कल हुआ पीएम मोदी का रोड शो उस संदेश की शुरुआत थी। लोगों के मन में सवाल है, क्या इस बार भी मोदी के बनारस प्रवास का असर पूरे पूर्वांचल पर पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री का ये मैसेज इस बार रायबरेली अमेठी तक जाने वाला है? क्या पीएम मोदी ने काशी से रायबरेली और अमेठी को भी साध लिया है? अब देखना है कि 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए प्रधानमंत्री का काशी दौरा कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो जो सवाल यहां पर उठाए गए हैं, उन सवालों के सीधे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे हम आपको मिलवाते हैं। शिवम त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ है, इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अवनीश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कपीश श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अवनीश अवस्थी जी, कोई आज पॉलिटिकल कमेंट नहीं, सबसे पहले आप ही से मैं बात करूंगा, क्या मोदी के बनारस प्रवास का असर पूरे पूर्वांचल पर पड़ेगा? आपका विश्लेषण क्या कहता है? हिमांशु, मुझसे सवाल है जी। हाँ हिमांशु, देखिए, बनारस या काशी जो है वो भारत की सांस्कृतिक राजधानी। आप सिर्फ पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि काशी वो स्थल है, और काशी के बारे में तो कहा जाता है समूची पृथ्वी काशी शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है। जो काशी में शिव का त्रिशूल है, तो पूरे भारतवर्ष पर प्रभाव पड़ता है। जब 2014 में गुजरात से निकल करके नरेंद्र मोदी ने ये तय किया कि वो लोकसभा में जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनेंगे, तो उन्होंने काशी का रास्ता चुना।
ये एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत था भारत की उस विरासत को, भारत की उस अतीत को, भारत की उस आध्यात्मिकता को पूरे समूचे भारतवर्ष में उसका रिकॉग्निशन का। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। आप कहते हैं सिर्फ पूर्वांचल, काशी में आप देखेंगे तो दक्षिण भारत से, बंगाल से, वहां तो बंगाली एक पूरी कॉलोनी है वहां पर, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। और भारत का इतिहास, अगर आध्यात्मिक इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें कहेंगे कि कहीं भी किसी भी जगह रहता हो भारत में, भारत से बाहर भी, वो काशी में अध्ययन के लिए काशी में आया। तो काशी का महत्व सिर्फ पूर्वांचल तक नहीं है बल्कि समूचे भारतवर्ष में है। और न सिर्फ इस समय की जो आगे आने वाले चुनाव हैं उसका संबंध नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी का, भारत का प्रधानमंत्री भारत की किस लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता है, वो काशी से करता है, इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बड़ा प्रतीक है ये है अच्छा, जिसको हमें स्वीकारना चाहिए। ठीक है लोकेश जी, जरा ये बताइए, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो लोगों का क्रेज दिख रहा है, अलग अलग जगह से तस्वीरें दिख रही हैं, उसका असर रायबरेली और अमेठी में भी पड़ेगा। हालांकि 3-4 घंटे का रास्ता है, लेकिन असर वहां पर भी पड़ेगा। देखिए, ये कहने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वास्तविकता में राजनीति इस तरह से नहीं कार्य करती। देखिए, मैं पूर्वांचल की भी अगर बात करता हूं तो वहां पर ऐसे बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जो कि कोर वोटर हैं बसपा के, जो कि कोर वोटर है नॉन बीजेपी फ्रंट के। और हम अगर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुद्दे अलग अलग उठते हैं। जैसे अगर बात कर लेते हैं कि किस तरह के नॉमिनेशन फाइल किए गए हैं और किस तरह से भाजपा ने बृजभूषण शरण का जो मामला ले लेते हैं, ये एक अहम मुद्दा रहेगा भाजपा की राजनीति में पूर्वांचल को लेकर। अच्छा। और दूसरा एक मुद्दा है जो एक राजपूत वोटर्स आज जो नाराज हैं बीजेपी से, ये भी एक मुद्दा उठ सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। तो अगर आप वाराणसी की बात कर रहे हैं, वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का रोड शो, आपने कहा कि जन सैलाब उमड़ा है, वहां के लोकप्रिय नेता हैं, अवश्य एक वाराणसी में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो मतलब आप मान रहे हैं कि अजय राय जी तो वहां पर मुश्किलें हो गई हैं अजय राय जी की? नहीं जी, मैं तो आपके नैरेटिव की बात कर रहा हूं। आपने अभी आपने खुद कहा ना कि वाराणसी में हो सकता है, वाराणसी में होगा, लेकिन बाकी जगह नहीं। ये देखिए, ये जो नेताओं से मिल रहे हैं, जो एनडीए के तमाम, मैं आपसे बात करूंगा। देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, सीधी लाइव तस्वीरें इस वक्त आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो एनडीए के तमाम दिग्गज नेता वहां पर आए थे, उन सबसे मुलाकात यहां पर की जा रही है। यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी आपको नजर आएंगे, यहाँ देखिए राजनाथ सिंह भी हैं, एकनाथ शिंदे भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। बाकायदा मुकुट यहाँ पर पहनाया गया, पगड़ी जो होती है वो यहाँ पर पहनाई गई और उसके बाद सम्मानित किया गया। जयंत चौधरी आपको नजर आ रहे हैं। तो एनडीए के जो दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ था, जो एक संदेश दिया गया था कि पूरा एनडीए आज एकजुट है और वाराणसी में है और यहां से कितनी सीटों पर इंपैक्ट पड़ेगा आने वाले चरणों में, तो ये दिखाने की कोशिश की गई थी, इसलिए ये तस्वीरें यहां पर दिखाई गई हैं। लोकेश जी, बात कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये बात मैंने कही, आपने भी कहा कि वाराणसी में तो इफेक्ट पड़ेगा, यानी यहां पर आपको मुश्किलें हैं। देखिए, 2019 में अगर मैं बात करता हूं तो एक बहुत अहम गेन जो है वोटर परसेंटेज का, वो अजय राय जी को मिला था। लगभग 14% की वोटिंग टोटल शेयर जो है अजय राय जी को मिली थी। और 2014 के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो 7.25% की गेन थी अजय राय जी। और कांग्रेस, लेकिन 14 और 19 में वो बता रहे हैं कि 3,71,000 का जो अंतर था 2014 में, वो बढ़कर 2019 में 4,79,000 का हो गया, यानी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो 6.5 लाख से ऊपर वोट यहां पर मिले थे। कपिल जी, एक बार तुरंत आपका भी रिएक्शन में ले लेता हूं। आपको लगता है इंपैक्ट पड़ेगा? और वो 400 प्लस का टारगेट जो बीजेपी कह रही है कि अब तो 400 हो गया, कहीं सोच विचार का संकोच है ही नहीं? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम ये कह दें कि किसी प्रायोजित कार्यक्रम को आप ये नहीं कह सकते हैं कि जनसैलाब उमड़ पड़ा था। आपने देखा होगा कि कितने करीने से प्रोग्राम आयोजित थे। ये मैं मानता हूं कि इवेंट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, बहुत जानदार। अरे भाई, चंदे के धंधे से जब इतना पैसा वसूला है भारतीय जनता पार्टी में, तो 500,000 करोड़ रुपए अगर कोविशील्ड जो कंपनी से पाया था उसको लगा दिया तो क्या चला गया इनका। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पैसे पे आयोजित कार्यक्रम था।
जिसमें नागपुर से लेकर के देश के कोने कोने से आर्टिस्टों को भी बुलाया गया था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। ये बनारस की आम जनता नहीं, क्योंकि बनारस की आम जनता के मूल समस्याओं पे मोदी जी ने कोई ध्यान नहीं। और मोदी जी की गारंटी अगर सबसे ज्यादा कहीं फेल हुई है तो वाराणसी के अंदर फेल हुई, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले 2014 में जब आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी कि मैं आया नहीं हूं, मुझे मां गंगे ने बुलाया है। और गंगा मां को जो उन्होंने गारंटी दी थी कि हम आपको ऊपर ऋषिकेश से लेके और क्या बोलते हैं बंगाल तक आपको साफ कर देंगे, इसका बीड़ा उठाया था और एक बकायदा जो है वो मंत्री भी बनाया और डिपार्टमेंट बनाया। गंगा मंत्रालय साफ हो गया, लेकिन गंगा जी नहीं साफ हुई। तो मां गंगे को धोखा देने वाले, एमएसएमई तमाम कंपनियों को खत्म कर देने वाले कोरोना काल के अंदर कोई नया उद्योग धंधा बनारस में ना लगा करके बेरोजगारी और महंगाई को चरम सीमा पर बैठाने वाले हमारे प्रकांड पंडित नरेंद्र मोदी जी ने निश्चित रूप से वाराणसी की जनता को धोखा देने का काम किया है। और इस बार तो 14 से 19 में बढ़ कैसे गया वोट? मैं सिर्फ आपको एक बात कह रहा हूं, जो 400 की गारंटी आप बता रहे हैं, नहीं, मैं पूछ रहा था आपसे, तो मां गंगा को ही गारंटी मैं आपसे पूछ रहा था। और देखिए, कहा जाता है कि बनारसी बहुत विद्वान होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। अगर उनको पता चल गया कि उनको ठगा है तो ये वोट परसेंटेज बढ़ा क्यों? मैं आ रहा हूँ, अवश्य जी। हाँ निवेश जी पूछ लीजिए। नहीं, बोलिए, आप बोलिए। ये 14 से 19 पे परसेंटेज बढ़ कैसे गया? देखिए, बहुत सीधी सी बात आपको हम कह रहे हैं, परसेंटेज बढ़ जाने से ये कोई जरूरी नहीं कि आगे भी बढ़ा हुआ है। अच्छा। क्या आपको ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के चेहरे के अंदर जो सौम्यता पहले मौजूद थी जनता के अंदर, वो मौजूद है? अरे भाई, नरेंद्र मोदी जी के पास तो अब अपना चेहरा ही नहीं रह गया। ब्रजभूषण सिंह का चेहरा इनसे बड़ा हो गया है। अगर शिवम त्यागी जी, स्थानीय लोग वहां पर नहीं थे। जो भीड़ देखी गई थी वो बीजेपी कार्यकर्ता नागपुर और बाहर से मंगाए गए थे, वो लोग थे। और इवेंट मैनेजमेंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। कपिल श्रीवास्तव जी बताओ। आवाज शायद म्यूट है, शिवम जी एक बार देखिएगा। आवाज आ रही है? हाँ, अब बोलिए। हाँ ठीक है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि काशी देश है और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वहां के सांसद। इनको भीड़ भी नकली लगती है, इनको काशी कॉरिडोर में भी वो आनंद नहीं आता, इनको बातें समझ में नहीं आती, इनको उत्तर प्रदेश का विकास नहीं दिखता, इनको हाईवेज नहीं दिखते, इनको प्रोजेक्ट्स नहीं दिखते। अब क्या करे इनका? कोई आदमी अंधा हो तो उसकी आंखें तो ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कोई आदमी अनपढ़ हो तो उसको प्रोफेसर अवनीश अवस्थी जी से पढ़वा सकते हैं, लेकिन कोई आदमी पढ़ना ही ना चाहता हो तो क्या करें हम, बताइए आप। अब अगर ये आदमी समझना ही नहीं चाहते, सच्चाई को देखना ही नहीं चाहते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता को देखना ही नहीं चाहते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकास का मॉडल है वो 14 और 19 में सराहा गया, और काशी और बनारस के लोग उनको कितना प्रेम करते हैं, कल की वीडियोस देखिए आपने। लोग थाली में जो है अग्नि लेकर पूजा कर रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूजा। इनके नेता उस लोकप्रियता के इनके नेता उस लोकप्रियता के 1% पर भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये रामायण की तरह जो है, हंसी तो हंस सकते हैं, ये रामायण में जो आती थी कुछ कैरेक्टर्स की, लेकिन उसके 1% में नहीं पहुंच सकते। प्रॉब्लम यही है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, हाँ। इनको देखने की आदत जो है वो खत्म हो चुकी है। भीड़ प्रायोजित लगती है, रोड शो प्रायोजित लगता है, हाँ प्रायोजित, बस अवस्थी जी रैलीज भी प्रायोजित होती है, तो इसका मतलब क्या? कितनी भीड़ आती है वो सामने दिखाई देती है ना। मैं मानता हूं कि आज के समय में बनारस की जनता, काशी की जनता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्यार करती है, वो वीडियोस के माध्यम से, ऑडियोज के माध्यम से, रैलीज और तमाम उसके माध्यम से, और क्यों ना करे। एक प्रधानमंत्री होते हुए 45 बार अगर कोई अपना सांसद जो है लोगों के अपने बीच में पहुंच जाए, छोटी बात है क्या? आज तक कौन सा प्रधानमंत्री 45 बार अपने? अच्छा शिवम भाई, ये बात बताइए, चलिए इस पर मैं जवाब ले लूंगा, लेकिन शिवम भाई ये बात बताइए, जो आप कह रहे हैं कि इस बार 400 पार होगा, पिछली बार से ज्यादा बहुमत आएगा, पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी। 2014 में पूर्वांचल की कुल मिलाकर जो सीटें थी, ओवरऑल देखा जाए तो 25 सीटों पर जीत हुई थी, लगभग 27 में से। 2019 में वो आंकड़ा थोड़ा सा कम हुआ, 25 से घट के 21 हो गया। तो इस बार आप ये कैसे दावा कर रहे हैं कि इस बार पिछली बार से ज्यादा होगा? बेहतर है। मैं मानता हूं कि जिस तरीके का हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरीके के 10 साल के हमारे काम हैं, जिस तरीके से हमारे पास दिखाने के लिए बहुत कुछ है, जिस तरीके से विपक्ष की चीजें रही हैं, जिस तरीके से इनका नकारात्मक कैंपेनिंग रही है, जिस तरीके से मंगलसूत्र से लेके जमीन से लेके कार तक बांटने पर आ गए,
देश की जनता समझदार तो है। ये मुद्दे हैं जो जनता चुनेगी। अवस्थी जी प्लीज। हाँ, मैं हिमांशु, एक बात तो मैं कपिल जी के बारे में कह दूं कि ये जो टेलीविजन चैनल के अंदर बैठ करके स्टूडियो में या अपने घर से बैठ करके कह रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूँ ये गोदोलिया के चौराहे पर जाकर के ये बात कहें कि ये सब यहाँ के बनारस के लोग नहीं है, बदमाश लोग हैं, सब बाहर के आए हुए हैं, प्रायोजित हैं, ये सफाई वाले नहीं है, ये कहीं और से आए हैं। मैं चुनौती देता हूँ सोशल मीडिया पे इन जैसे लोगों के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, जिसको दिखाई नहीं देता, जिसको जिसको कपिल जी सुन लीजिए ना, फिर तुरंत आप ही को जवाब देना है। अब ये बनारस वाले लोगों की ये दायित्व है कि ऐसा व्यक्ति जहां भी मिले जो बनारस के लोगों को झूठा कह रहा है उसके साथ क्या बर्ताव करना चाहिए, ये बनारस के लोग अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। जहां मिलेंगे कपिल श्रीवास्तव, बनारस के लोगों को, इसने बनारस के लोगों को कहा कि बनारस के लोग नहीं थे नरेंद्र मोदी के साथ, बनारस के लोगों को जो झूठा बताया है, अब ये बनारस के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो इस कपिल श्रीवास्तव के साथ क्या व्यवहार करें। अच्छा कपिल जी, ये हाँ बोलिए, कंटिन्यू। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि वो जो मर्जी बोल के चले जाएंगे, बोलिए। घर से टोटी निकाल के चले जाएंगे और यहाँ बैठ करके कुछ भी बोल देंगे। सफाई में क्या होता था, क्या होता था सफाई में? नंगा नाच करते थे, राम मंदिर बना हमारा, राम मंदिर बना है जिसमें गोलियां चलाई थी तुमने, राम भक्तों पे गोलियां चलाई थी तुमने, शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे भाई आप बताइए, आज राम मंदिर बना है। अच्छा नहीं कपिल जी सुनिए ना, कपिल जी आपने जो ये कहा कि बनारस में आज जो इतनी भीड़ नजर आ रही थी, अच्छा नहीं कपिल जी सुनिए ना, बनारस के लोगों का ये दायित्व है, बनारस के लोगों के लिए ये सवाल पूछ रहा हूं मैं। कपिल जी ये बात बताइए, अवनीजेश अवस्थी जी को नाराजगी इस बात से है क्योंकि आपने कहा कि आज जो लोग दिखे या इससे पहले जो लोग दिखे वो बनारस के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, कोई नागपुर से लाए गए थे, बीजेपी कार्यकर्ता लाए गए थे। हमारे सहयोगी दिनेश गौतम भी हैं, आशुतोष भी हैं, वहां से कवर लगातार कर रहे हैं। दक्षिण के लोग जो आ रहे हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं वाराणसी को देखकर, वो बीजेपी की बात कर रहे हैं। दक्षिण के लोग भी, तमिल संगमम हुआ था, दक्षिण को जोड़ने का काम यहां पर किया गया था, और बनारस की जनता, कल भी हमारी बात हुई, वो भी काफी खुश नजर आ रही है। वो कह रहे हैं हम तो इस बार और रिकॉर्ड से जिताएंगे। हिमांशु भाई, सबसे पहली बात तो ये कि अग्निवेश भाई को इतना नहीं भड़कना चाहिए कि बताओ उनकी टोटी चोरी हो गई, अरे उनकी टोटी चोरी हो गई और एफआईआर में नहीं लिखाते हैं, जिम्मेदार। अरे मत बोलिए, नहीं मत बोलिए ऐसे, नहीं ना अवस्थी जी प्लीज। आप प्रोफेसर हैं, अच्छा नहीं लगता, मैं अच्छा नहीं लगता, मैं सीधी बात कह रहा हूँ कि आप नहीं तो उनसे सवाल पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब वो दे रहे हैं। अवस्थी जी उसका जवाब वो दे रहे हैं, कपीश जी उसका जवाब हम दे रहे हैं। आप टोटी चोरी पे आप आए हैं तो हमने कहा अगर आपकी टोटी चोरी हो गई है तो आप जाके जो है कंप्लेंट लिखा दीजिए, लेकिन आप वो ना कीजिए। लेकिन मैंने बदमाश तो कहीं नहीं कहा, वो इस देश के लोग थे, वो इस देश की जनता थी जो कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, विभिन्न स्थलों से आई हुई थी, बाकायदा ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आई हुई थी, डमरू से लेकर ड्रम तक लगाई हुई थी, नए नए सिल्क की साड़ियां पहनी हुई थी, माला फूलों का इंतजाम टनों में किया गया था। 500 करोड़ तो इतना कोविशील्ड के लगते हैं इस ऐसे मैनेजमेंट पे। और इसमें वाराणसी के लोग आपको नहीं लग रहा है ये वाराणसी के लोग हैं? सफाई के नंगे नाच से कम खर्च हुआ। अरे भाई तो कौन सी जगह पे नंगा नाच? सफाई में जो नंगा नाच होता था ना उससे कम खर्च हुआ है। हो रहा है लखनऊ महोत्सव में आप लोग नहीं कर रहे हैं, जिसके अंदर प्रज्वल रमन्ना कौन सा नंगा नाच नचवा रहा था जिसके लिए वोट मांग रहे थे? नहीं पॉइंट पर रहिए, बनारस पे ही रहते हैं, पॉइंट पर रहिए, बनारस पर रहते हैं, पूर्वांचल पर रहते हैं। देखिए कहां जाएंगे, बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन 2014, 2019 एक रणनीति देखी गई है। कपिल जी ये सवाल इसलिए उठा, 2014, 2019, 2022, 2017 हर बार यह देखा गया है कि जब जब पीएम मोदी ने डेरा डाला है बनारस में, आसपास के क्षेत्रों में 100% असर पड़ा है। मैं आपको बार बार इस बात को कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के चेहरा का ओजस समाप्त हो गया है, इसीलिए राजभर साहब के चरण पादुका पे लोटन पोटन होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था राजभर साहब ने कि ये देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री है। और उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए क्या कहा था? भीख का कटोरा। मैं बोलूंगा हिमांशु मुझे जवाब देने का मौका देना। त्यागी जी भी है। हिमांशु नहीं मैं जवाब मैं दूंगा। अच्छा बीच में ना टोकिए, हमको कह लेने दीजिए। जवाब मैं मुझे कह लेने दीजिएगा 1 मिनट बात तो हो जाए। जब व्यक्ति का चेहरा पर
जो है ब्रिजेश सिंह और ब्रजभूषण सिंह का चेहरा बड़ा हो जाए और उनके चेहरे पर उनके पुत्र को टिकट दिया जाए, तो ये प्रश्न उठता है। राजभर साहब को ये आपकी बात हो गई, स्पष्ट हो गई। शिवम जी, लोकेश जी, थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि ये बात का थोड़ा सा रुक जाइएगा, क्योंकि अवस्थी जी, इनको लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे का तेज खत्म हो गया है, छूमंतर हो गया है। क्यों लग रहा है ऐसा? हिमांशु ये कह रहे हैं इसके राजभर को बुलाया। मैं उस व्यक्ति को क्या कहूं जिसने सार्वजनिक रूप से कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी धोखेबाज पार्टी है, इसको वोट मत देना। अखिलेश यादव ने कहा, और अजय राय के लिए कहा था ये चिरकुट नेताओं की बात नहीं करता मैं। और कांग्रेस ने कहा था कौन अखिलेश वखिलेश है? सार्वजनिक रूप से कहा ये धोखेबाज पार्टी है, ये धोखेबाज पार्टी है, आपको भी धोखा देगी। अच्छा लोकेश जी, वक्त के हिसाब से पैमाने बदलते रहते हैं क्या? वक्त के हिसाब से पैमाने बदलते रहते हैं? नहीं, वक्त के साथ पैमाने नहीं। लोकेश जी, अब लोकेश जी को भी बोलने दीजिए ना। देखिए, सज्जन है, शांत रहते हैं, हाँ। और एक बयान सीधा है कि प्रधानमंत्री जी, मैं कुछ कहना चाहूंगा। लोकेश जी बोलिए, प्लीज बोलिए। देखिए जी, डिबेट पे हम पर्सनल नहीं जाएंगे, लेकिन मैं 2019 के कुछ आंकड़े रखता हूं आपके सामने। देखिए, 2019 में प्रधानमंत्री जी का वोटर शेयर बढ़ा वाराणसी में, हाँ। लेकिन बीजेपी को काफी नुकसान हुआ। देखिए, लालगंज की सीट बीजेपी हार गई, आजमगढ़ हारी थी बीजेपी, उसके बाद में अंबेडकर नगर, जौनपुर, गाजीपुर की सीटें हार गई थी। तो 2019 में जहां पर प्रधानमंत्री जी का वोट शेयर बढ़ा, वहां पर कुछ सीटों में बीजेपी की हार हुई है। तो अगर आपका ये जनरलाइजेशन करना कि प्रधानमंत्री जी की वाराणसी की एक भीड़ से जो है पूरे पूर्वांचल का जनरलाइजेशन करना, ये 2019 में गलत साबित हुआ। और इस बार ऐसे कई कारण है कि भाजपा को, प्लीज अपनी जी थोड़ा सा मर्यादा रखें। हाँ, बोलिए। नहीं, मैं आपके वक्त एकदम शांत रहता हूँ, बीच में देखिए हिमांशु जी, अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान स्थिति के अंदर, तो भाजपा को कई चीजों का आज जवाब देना है जनता को। आज कोविड के काल में जहां पूर्वांचल के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था, वो यादें आज भी ताजा है। उसके बाद में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से किसानों का मुद्दा आज भी फ्रेश रहा है, और जो भाजपा की छवि खराब हुई है ब्रिजभूषण के आरोपों के कारण, ये सभी मुद्दों पर भाजपा को जवाब देना पड़ेगा इस पर। अच्छा लोकेश जी, आपको एक बात बताइए, ये वाले मुद्दे आपको लगता है कि ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे? आपको लगता है ये वाले मुद्दे ज्यादा इंपैक्ट डालेंगे, या फिर राम मंदिर को लेकर जो विपक्ष की भूमिका दिखाई है बीजेपी ने, वो ज्यादा इफेक्ट डालेगा? देखिए हिमांशु जी, राम मंदिर का मुद्दा 17 अप्रैल को मैं जानता हूं कि रामनवमी थी, और 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज था, हाँ। लोकसभा का, हाँ। और उस समय रामनवमी के दिन राम जन्म स्थान के मुद्दे को काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज किया था, लेकिन उससे वोटर टर्नआउट पे फर्क पड़ा नहीं पड़ा, उल्टा वोटर टर्नआउट फर्स्ट फेज में बहुत कम। अकॉर्डिंग टू यू कि राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया है, लेकिन जो पहले जो कोविड काल आया था उस दौरान जो लोगों ने इधर उधर वो गए थे अपने घर छोड़कर दूसरे, वो मुद्दा अभी तक बना हुआ है। देखिए हिमांशु जी, मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी का ये रोज प्रत्येक घर को परेशान करता है, प्रत्येक घर के अंदर इस पर आवाज बात उठती थी। हाँ, और त्यागी जी देखिए, फिर वही बात आई कि 14 में जो बढ़ा था 19 में कम हुआ। उसी मुद्दे को कांग्रेस उठा रही है कि अब आप ये नहीं कह सकते कि अब 24 में और ज्यादा बढ़ जाएगा, ये तो लगातार ही कम हो रहा है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि 282 और 303 में फर्क है कि नहीं है। 14 में बढ़े, 19 में उससे ज्यादा बढ़े, 24 में उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब मैं इसमें गलती भी नहीं मानता समाजवादी और कांग्रेस वालों की, भाई ये इतना ही पढ़ते हैं, जिनके नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव हो, उनसे मुझे बहुत ज्यादा कोई उम्मीद नहीं है। अरे ग्राफ गिर कहां रहा है भाई? इससे पहले 5 राज्यों के चुनाव हुए, उसमें रिजल्ट देख लीजिए क्या माहौल था। आज 2024 में आप माहौल देख लीजिए क्या माहौल था। आप 30 दल मिलके एक नेता नहीं दे पा रहे, इधर 38 दल है, बावजूद उसके और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नाम पे सब एक साथ ऐसे खड़े हैं कि सबको पता है, क्योंकि सब जानते हैं कि जीत की गारंटी कौन है, क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव का रिजल्ट कौन है, क्योंकि सब जानते हैं कि नेता जिससे देश जुड़ता है, दुनिया जुड़ती है, उनका नाम क्या है, सब जानते हैं भाई। अब ये इसमें एनालिसिस करते रहे कि जी रोड शो में भीड़ नहीं थी, 2014 के बाद मुकाबले 19 में वो बात नहीं थी, इनकी मजबूरी है ऐसा कहना। भाई इनकी नौकरी इसी आधार पर टिकी हुई है कि दिक्कतें दिखानी है, लेकिन रियलिटी में अगर कुछ है, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं डेटा पर जाइए ना,
हम 2014 जीते, हम 2019 जीते, हम 24 से पहले 3 राज्य जीते। आज 24 में कैंपेन किस तरीके से चल रहा है आप देख रहे हैं। छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो कथित युवा है, इन दोनों की रैली मिला ले तो भी प्रधानमंत्री के बराबर नहीं पड़ती, और ये अपने आप को युवा 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 कहते तो वो तो ये आरोप लगाते हैं ना कि आप लोग अपने ही कार्यकर्ता कहीं नागपुर से बुलाते हैं, कहीं कहीं से बुलाते हैं, उनको वेशभूषा में बिठा देते हैं। मैं तो मेहनत की बात कर रहा हूं जी। हाँ। मैं तो मेहनत की बात कर रहा हूं। जनतंत्र लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के बीच में जाना। हाँ। ये दोनों जो शहजादे हैं, इन दोनों शहजादों ने मिलकर इतनी रैलियां नहीं की जितने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। 74 साल की 73 साल की उम्र में एक व्यक्ति और उनका स्टैमिना देख लीजिए। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूं बहुत सारी तस्वीरें आ रही है बिहार से, कथित युवा जो है व्हील चेयर पर आ गए। गर्मी इतनी लग रही है इन लोगों को। अच्छा, यहाँ पर जब शिवम भाई रहते हैं, कपिश जी रहते हैं और निजेश जी रहते हैं, तो ये अच्छा लगता है कि गुस्से से ज्यादा एक दूसरे पर व्यंग और तंज कसे जाते हैं, मुस्कुराते हुए जवाब यहाँ पर दिए जाते हैं। और अभी भी जब शिवम त्यागी प्रहार कर रहे थे तो कपिश जी हंस रहे थे। लगता है कपिश जी के अंदर कोई ना कोई जवाब तो जरूर पक रहा है। देखिए हिमांशु भाई, हम सारे मित्र हैं। हाँ। और हम लोग में कोई खेत मेड़ की लड़ाई नहीं, विचारधारा की। हाँ। अच्छा, तो सभी अपनी विचारधारा। अच्छा, तो मित्र हैं, यानी बाद में तो ये जानते ही होंगे कि अच्छा ठीक है, कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, ये तो क्लियर ही है। नहीं, वो तो सही है, लेकिन एक बात हम ये आपको कह दें कि देखिए अभी हमारे मित्र ने क्या कहा। उन्होंने हमारे नेता को और कांग्रेस के नेता के लिए जो चीजें कही, मैं एक बात कहता हूं कि आप हाँ शहजादे, वो तो एक अलग बात है। उन लोगों की ग्रेविटी पे, उन लोगों की बुद्धिमत्ता पे प्रश्न खड़ा किया है। मैं तो इसी बात को आपको कह रहा हूं कि अगर बुद्धिमत्ता ही नापना है तो बड़ी अच्छी बात है। परम गुरु नरेंद्र मोदी जी ने अभी उड़ीसा में क्या कहा, जिलों की कैपिटल का नाम पूछ रहे थे। तो अब बताओ ये कहां से नया संस्कार आ गया भाई, जिला का भी कोई कैपिटल होता है। तो हमें आप बता दो कि गोरखपुर का क्या कैपिटल है, लखनऊ का क्या कैपिटल है, शाहजहांपुर का क्या कैपिटल है। तो ऐसे लोग जो नाली के गैस से बनाते वो नेता आपका ही नेतृत्व कर सकते हैं, हमारा नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो साइंटिफिक लोग हैं, साइंस से ही चलते हैं। अब मैं दूसरी बात कह दूं आपको, देखिए मित्र, एक बहुत सीधी सी स्पष्ट सा नियम है कि जब कोई पीक पे पहुंचता है तो उसके ऊपर पीक नहीं होती। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी का पीक था कि 2 बार काट की हांडी आप चढ़ा लिए, अब भुसभुसी हो गई, अब उसमें दम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अपने ही दोनों संकल्प पत्र के वायदे पूरे नहीं। बेरोजगारी पे आपने कोई वार नहीं किया, बल्कि लोगों को बेरोजगार कर दिया। चाहे ऑटो सेक्टर में मंदी का दौर रहा हो, चाहे जीएसटी जिस तरीके से लागू की गई, जिस तरीके से कंपनियां प्रभावित हुई, जिस तरीके से नोटबंदी की गई, अचानक जो है जिस तरीके से तमाम कंपनियां, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो ये सारी चीजें आप लेकर आए। और उसके बाद कोविड के मैनेजमेंट में भी आपने 20 लाख करोड़ का कथित रूप से पैकेज दिया, लेकिन बताने के लिए तैयार नहीं कि वो 20 लाख करोड़ रुपए आप लाए कहां और किसको किसको दिए। एमएसएमई कंपनियों में से 2 लाख एमएसपी कंपनियां सिर्फ इसलिए बंद हो गई कि वो कोविड काल में चली भी नहीं, और यहां तक कि उन पर इलेक्ट्रिसिटी का जो भार था वो भी आपने बंद कंपनी का माफ नहीं किया। ठीक है कपिश जी, चार्ज आपने आपने ये बात कही, जो पीक था, जो वक्त था, जो मौका था, वो निकल चुका है। अब इससे ज्यादा तो जाने से रहे। आपने कहा कि वो पीक था, वो खत्म हो गया। हर चीज का एक पीक आता है। अवस्थी जी, बिल्कुल अवस्थी जी, हर चीज का एक वक्त आता है, पीक पर होती है। अब बीजेपी का ऐसा नहीं होगा। एक तो ये सवाल, इस पर थोड़ा सा आप अपना जवाब दे दीजिए। और दूसरा पॉइंट ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, ज्यादा दूरी नहीं है यहां से रायबरेली और अमेठी की, क्या वहां पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा? हिमांशु, बड़ी साफ सी बात है। पहली बात मैं पीक की बात बता दूं, ये बात जब मध्य प्रदेश में, मैं अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात कर रहा कि इतने सालों की, 15 सालों से ये सरकार है, 20 सालों से बीजेपी की सरकार है, तो 25 सालों से सरकार होगी, इनकम्बेंसी होगी, औंधे मुंह गिरे जा करके। जहां इनके तमाम ये कह रहे थे जी, एक कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा था 150 से ऊपर आएंगी जी। एग्जिट पोल के बाद कहा जी अब तो मैं कसम खा के कह रहा हूं 135 तो आ ही रही है जी, और जब रिजल्ट आया तो कुछ हो रहा है। इनकी बातों पे क्या विश्वास करना जी? ये तो 2014 में भी नहीं जिता रहे, 2019 में भी इन्होंने 2004 कह दिया था कि 2004 होने वाला है। इनकी बातों पे क्या विश्वास करें जी? 2012 के बाद 2014 में हारे, 2017 में हारे, 2019 में हारे, 2022 में हारे। सब जितने वहां पर दल है सबके साथ गठबंधन करके देख चुके हैं। कांग्रेस हो, बीएसपी हो, राजभर हो, आरएलडी हो, किसके साथ गठबंधन नहीं किया इस पार्टी ने? अवस्थी जी, इस बात की तो आपको तारीफ करनी नहीं। अवस्थी जी, इस बात की तो आपको तारीफ, अवस्थी जी, इस बात की तो आपको तारीफ करनी चाहिए कि विपक्ष ने हिम्मत नहीं हारी, विपक्ष आज भी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इसकी तो आपको तारीफ करनी चाहिए। नहीं, मैं तारीफ करता हूं, मैं तारीफ करता हूं कि जैसे
एक सामान्य सी बात है कि एक व्यक्ति के घर दूसरा बच्चा गया, दूसरा व्यक्ति गया, उसने कहा बच्चे जरा 2 का पहाड़ा सुनाओ, उसने कहा 2 दूनी 6, तो वो शाबाशी देने लगा अपना बाप पिताजी। तो उसने कहा 2 दूनी 6 क्यों भाई, ये तो 2 दूनी, कहता नहीं कल तक तो 2 दूनी 8 बोल रहा था ना, ये तो मैं तारीफ ना करूं इसकी मैं, तो वो तारीफ तो करते ये मोदी जी की बात बता रहे हैं। ये तो पीक जो है ना, ये इनको पीक दिखाई देती है, ये पान की पीक बोल रहे होंगे, ये उससे आगे कहीं बढ़े नहीं है कहीं। इनको पीक के बारे में क्या मालूम। अच्छा ये बताइए, 400 का नहीं चलिए इस पर रिएक्शन ले लूंगा, लेकिन वो रायबरेली अमेठी पे कोई असर पड़ेगा क्या, ये बताइए, क्योंकि वहां पर भी जमावड़ा लगा, योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा संभाल रखा और पीएम रायबरेली और अमेठी में भी पड़ेगा, लेकिन मैं उसको सीमित नहीं करना चाहता सिर्फ रायबरेली और अमेठी में। अमेठी में हाल देख चुके हैं 2019 में रायबरेली क्या हाल था। और अगर ये देख रहे हैं कि मैं लोकेश से पूछूंगा, बाकी सब जगह का बता दिया, रायबरेली में पिछली बार परसेंटेज बढ़ा था या घटा था, जरा उसका भी तो बता दो। तो वो पीक था कि नहीं था लोकेश जी, लोकेश जिंदल जी, वो पीक था कि नहीं था, बढ़ा था या घटा था, बीच का मार्जिन बढ़ा था या घटा था रायबरेली में? आप उम्र में मुझसे बड़े हैं और पीक के बारे में आप बेहतर जानते होंगे कि इतिहास में अगर कोई पार्टी 400 पार वास्तविकता में गई है वो कांग्रेस पार्टी है 1984। हाँ। और वो पीक क्या होता है और कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत क्या होती है, ये कांग्रेस बहुत बेहतर नहीं, रायबरेली का कुछ उन्होंने पूछा है। रायबरेली दूसरी बात रही बात रायबरेली की। रायबरेली में ठीक है, आपने जो कहा पिछले 2019 में परसेंटेज वाइज घटा था, लेकिन इस बार 2024 में रायबरेली में एक अलग जोश है और इसका कारण है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरह से कांग्रेस को एक बूस्ट मिला है वो वर्तमान में इस इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। पूरे दक्षिण में, पूरे पश्चिम में, पूर्व में और यहाँ तक कि उत्तर में भी एक तरह का नया। लोकेश जी देखिए, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने इतनी मेहनत करी, बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन जहां जहां वो जाते गए पीछे पीछे कांग्रेस के लोग ही छोड़ते चले गए। ये भी बड़ी एक आपत्ति वाली बात है कि वो जोड़ने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस टूटती जा रही थी। नहीं, अकबर एक बार ना बीरबल ने जो है बहुत ऊंची एक क्या कहते हैं हांडी चढ़ा दी और नीचे जो है आग लगा दी। और वो कहता कि भाई इस आग से जो है वो हांडी में जो सब्जी है गर्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब तक जनमानस के साथ संपर्क ना हो तब तक उस हांडी की सब्जी नहीं पकती। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ राहुल कांग्रेस नेताओं का किससे संपर्क हुआ था, ये भी पता लगाने वाली बात होगी कि उनका सबसे संपर्क टूटता। यहाँ शिवम त्यागी जी बताइए क्या कह रहे हैं। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए, अब कहा तो कहा क्या जाए और बोला तो बोला क्या जाए, अपने जैस जी ने काफी कुछ कह दिया है, लेकिन एक बात बहुत क्लियर है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज नॉमिनेशन है और नॉमिनेशन के बाद ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कमाल की बात यह है कि प्रवक्ताओं को जब मजबूरन टीवी पर आना पड़ जाए और वो ये जानते हुए कि 400 आ रही है उसको डिफेंड करना पड़ जाए, तो उनकी स्थिति एक निराली हो जाती है। वो छोटी छोटी चीजों में जो है मतलब वो नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं, कहते नहीं वो रैली तो थी, भीड़ तो थी, लेकिन बाहरी थी। नहीं प्रधानमंत्री जी मेहनत तो करते हैं, लेकिन हमारे जो नेता है उनसे ज्यादा पकड़ नहीं। मैं मानता हूं कि इस तरह की चीजों का कोई तर्क रह नहीं गया है, विषय बहुत साफ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए 400 पार जा रहा है। बनारस में फिर से एक जो है जबरदस्त विजय हम देखने वाले हैं। मुझे लगता है कि अभूतपूर्व काम वहां पर हुआ है, जिस तरीके से तमाम चीजें हुई है। आप, मैं, अवनीश जी और सभी मेरे कांग्रेस और समाजवादी के मित्र भी काशी कॉरिडोर जाते होंगे ना, तो मन में तो मोदी जी को थैंक यू मोदी जी कहते होंगे, लेकिन बेचारे खुलकर नहीं कह सकते, अपनी अपनी मजबूरियां हैं भाई। अब इनको मैं कह भी नहीं सकता कि आप ऐसा कह दो, लेकिन विषय बहुत साफ है कि इस देश में जो डिसाइसिवनेस 2014 के बाद से दिखी है और 10 साल के बाद अगर देश में कोई ऐसा नेता है जिनके लिए एंटी नहीं प्रो इनकम्बेंसी है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी। और एक चीज उन्होंने कही 400 वाली, कि 84 में 400 आई थी। भैया सिंपैथी के 400 आप ही को मुबारक हो। हम मेहनत के 400 लाएंगे, हम काम के 400 लाएंगे, हम निष्ठा और ईमानदारी के 400 लाएंगे, हम भ्रष्टाचार पर हमला करके उस पर वार करके 400 लाएंगे। सिंपैथी के 400 नहीं चाहिए। आपके 1984 वाले सिंपैथी के 400 थे, हमारे जो 400 होंगे वो मेहनत के 400 होंगे। एक व्यक्ति 73 साल की उम्र में दिन में 5 रैली, रोड शो से लेकर और 23 इंटरव्यूज करते हैं, हम उसके 400 सिंपैथी ऐसे ही नहीं चाहिए भाई, वो आपको मुबारक। ठीक है, उस लायक आदमी होता है। हाँ
हिमांशु भाई, बहुत स्पष्ट सी बात है। हमारे मित्र जो कह रहे हैं सिंपैथी वाली बात, सिंपैथी यूं ही नहीं पैदा होती। हाँ। उस शख्स के ने देश के लिए कुछ किया होता है इस हद पे, तब सिंपैथी पैदा होती। और आपके पास तो जुझारू लोग थे ही नहीं, ना आजादी के पहले ना आजादी के बाद। देश को बनाने में आपको तो 55 साल आपने इस देश का संविधान और तिरंगा नहीं अपनाया नागपुर पर। खैर छोड़िए, मैं तो सिर्फ इतना बात जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को बनारस की जनता को यह जवाब देना होगा कि उन्होंने बनारस की जनता को धोखा क्यों दिया। उनके अकाउंट में 15 लाख रुपए क्यों नहीं पहुंचे? उनका बनारस क्यों नहीं बन गया? बनारसी साड़ी जो है विश्व स्तर पर इस देश को, इस वाराणसी को उनके रिज्म में खड़ा क्यों नहीं कर पाई? एमएसएमई सेक्टर की कंपनियां क्यों बंद हो गई? वाराणसी से प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत से लोग नरेंद्र मोदी का बेरोजगारी दिवस क्यों मनाते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। कपिल जी, बहुत सारे लोगों से मैं भी मुखातिब हुआ, मैं भी मिला और वहां पर वाराणसी गया, कई बार गया, वहां पर लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि काफी कुछ बदलाव हुआ है, काफी कुछ बनारस बदला है, तस्वीर बदली है बनारस की। लेकिन बहुत से लोग ये भी बोल रहे थे कि बनारस को धोखा क्यों दिया। कुछ लोग तो कांग्रेस से भी ये बात पूछेंगे कि अमेठी क्यों छोड़ के चले गए थे राहुल गांधी। हालांकि वो शायद कपिल जी आप नहीं पूछेंगे कांग्रेस से। हाँ चलिए ठीक है, यहां पर यह बात जरूर है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में नामांकन दाखिल कर चुके हैं। अब वोटिंग के बाद 4 तारीख का सभी लोग इंतजार करेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।